आज आपका नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है बाइनोमियल टर्म। तो सबसे पहले समझ लें बाइनोमियल से क्या मतलब है। यहाँ हम देख पा रहे हैं द्विपद प्रमेय। द्वि का मतलब दो पदों वाली, द्विपद अर्थात दो पदों वाली, दो पदों वाली प्रमेय ही द्विपद प्रमेय। दो पद आपके प्लस से माइनस किसी से भी जुड़े हुए हो सकते हैं, क्योंकि गुणा और भाग के द्वारा पद अलग नहीं किए जा सकते। आप किन्हीं भी राशियों में चाहे कितनी भी विभिन्न राशि लेकर के उन्हें मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें, पद एक ही रहेगा। जानते हो इस बात को? पद केवल प्लस माइनस से ही अलग किए जा सकते हैं। दो पदों के मध्य या तो प्लस या माइनस, तभी दो पद होंगे। दो राशियों के मध्य प्लस या माइनस का चिन्ह होने से दो पद हो जाते हैं। दो पद कितनी घात के लिए ओपन किए जा सकते हैं? आपने पिछली क्लासों में होल स्क्वायर, होल क्यूब तक घातों को ओपन करना सीख लिया है। किन्हीं भी विधियों से सीखा या आपने डायरेक्ट फॉर्मूले लर्न कर लिए, परंतु अब हम किसी भी धन पूर्णांक घात के लिए ओपन कर सकते हैं, दो पदों के लिए प्रसार कर सकते हैं। तो समझते हैं। जैसे आपने राशियों को ए और बी मान लिया या एक्स वाई मान लिया, जो भी मान लिया, ए और बी दो राशियां हैं आपकी। ए के बी के स्थान पर कोई भी राशियां हो सकती हैं। केवल हमें फॉर्म को ध्यान में रखना है। कभी भी रटने की कोशिश न करें कि यहाँ पर मैंने ए और बी ले लिया तो क्या हो गया। ए के स्थान पर कोई भी राशि हो सकती है, बी के स्थान पर कोई भी राशि हो सकती है। समझ गए ना? तो केवल उस फॉर्म को समझना है, बाकी रटना कुछ भी नहीं। दो राशियां कुछ भी हो सकती है, प्लस और माइनस। वास्तव में देखा जाए तो गणित के अंतर्गत मूल संक्रिया एक ही है और वो है प्लस की। बाकी संक्रिया सहायक संक्रिया कह सकते हैं उन्हें। बार बार जोड़ोगे किसी संख्या को तो बताओ क्या बन जाएगा? मल्टीप्लाई में चला जाएगा। जितनी बार जोड़ोगे उतना मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर किसी संख्या से बार बार सब्ट्रैक्ट करोगे सेम क्वांटिटी को, सेम राशि को, तो क्या बन जाएगा? डिवाइड बन जाएगा। कितनी बार सब्ट्रैक्ट आपने कर दिया उतनी बार डिवाइड हो गया। तो वास्तव में मूल संक्रिया तो प्लस ही है, इसलिए माइनस की कोई संक्रिया नहीं है। क्योंकि ऋणात्मक संख्या आप वहां पर लेकर के ऐड कर दोगे तो ऑटोमेटिक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से आप किसी संख्या के रेसिप्रोकल का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ऑटोमेटिक डिवाइड हो जाएगा। हम 5 से भाग देना चाहते हैं, परंतु भाग की क्रिया का उपयोग नहीं करना चाहते, तो 1/5 से मल्टीप्लाई कर दे, डिवाइड हो जाएगा ऑटोमेटिक। समझ गए? तो यहाँ पर दो राशियां हैं, कोई हमने प्लस से उन्हें अलग कर लिया है, तो दो पद हो गए, जिसका प्रथम पद ए, द्वितीय पद माना जाएगा बी। ठीक है? अब इसकी कोई घात ले रहे हैं, कैसी? होल नंबर, पूर्ण संख्या। आप भ्रमित हो रहे होंगे, पूर्ण संख्या ही घात क्यों ली जा रही है? आप इसकी डेसिमल पावर क्यों नहीं ले रहे? फ्रैक्शनल नंबर क्यों नहीं ले रहे? कोई भिन्नात्मक क्यों नहीं ले रहे? ऋणात्मक क्यों नहीं ले रहे हो? तो यहाँ ध्यान देंगे, अपने सिलेबस से इस प्रकार के प्रसार को हटा दिया गया है। इससे पहले सिलेबस में हम किसी भी रियल नंबर के लिए घातांक को ओपन कर देते थे, चर घातांक की श्रेणियों के अंतर्गत, परंतु अब सिलेबस फिक्स कर दिया है एनसीईआरटी सिलेबस के अंतर्गत। केवल हमें पूर्ण संख्या ही घातांक के रूप में लेनी है। प्रसार तो उनके लिए हो जाता है, तब प्रमेय का सिस्टम बदल जाता है, अलग हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर, क्योंकि फैक्टोरियल केवल जो परिभाषित हमने किए हैं वो किन संख्याओं के लिए किए हैं? होल नंबर्स के लिए। हम यहाँ पर फैक्टोरियल का प्रयोग करेंगे प्रसार में, तो फैक्टोरियल केवल होल नंबर्स के लिए। क्लियर? तो सबसे पहले हमने जीरो पावर ले ली। मान लीजिए हमने यहाँ पर जीरो पावर ली। जीरो पावर किसी भी राशि की लोगे आप तो क्या प्राप्त होना चाहिए? बताओ क्या प्राप्त होना चाहिए? एक प्राप्त होना चाहिए। तो ये आपने रट रखा है, याद कर रखा है। क्या आपको पता है क्यों आना चाहिए? रीजन क्या है इसका? घातांक नियम में जाना पड़ेगा हमें।
लॉग इंडिकेट में कक्षा 7 की बात है, घातांक नियम। कोई भी यहाँ राशि आधार के रूप में ली जाए, इस पर कोई भी घातांक इंडेक्स या पावर कहते हो लगा दिया जाए, तब कोई न कोई मान तो प्राप्त होगा, कोई संख्या प्राप्त होगी, केवल फैक्ट है। इसी का एनोदर फॉर्म है, जो दूसरा रूप है वो लघुगणक होता है, लघुगणक कहते हैं इसे, लॉग अर्थात गणना को छोटा करने का माध्यम लघुगणक होता है। तो इसे ऐसे लिखते हैं लॉगरिदम। रिदम क्या है? कहते हैं लॉगरिदम, यानी गणना को छोटा करना। तो यहां पर लॉग लिया हमने, किस आधार पे? जो भी आधार रहा होगा, ठीक है। तब हम प्राप्त करना चाहते हैं, इस घातांक को ढूंढना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो भी मान आया था उसका हमने उस आधार पर लॉग लिया, तो किसके बराबर आना चाहिए वो लॉग? घातांक का। ये इसका दूसरा रूप है। जैसे मैंने 2 की पावर 3 लगा दी, मान आ गया 8। अब आप दूसरे दो प्रश्न करते हो, सर आपने 2 की पावर क्या लगाई थी जिससे 8 प्राप्त हुआ? तो आपके पास आधार मौजूद है, वैल्यू भी मौजूद है, पर आप घात भूल गए हो। तो आपके पास वो प्रोसेसिंग क्या है जिससे घात को प्राप्त किया जा सके? यदि आप ये वैल्यू भूल गए हो, तब तो आप घात लगा के उतनी बार मल्टीप्लाई करके वैल्यू को तो फाइंड कर लोगे, आपके पास प्रोसेसिंग है। लेकिन क्या आपके पास ऐसा कोई सिस्टम है कि आप इस घात को ज्ञात कर सको? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? लॉग। तो लॉग क्या करता है? इस संख्या का आप लॉग लोगे, उसी आधार पर तो वो घात आपको मिल जाए। समझ में आई बात? अब समझिए लघुगणक क्या होता है। केवल धनात्मक संख्याओं के लिए परिभाषित होता है, ऋणात्मक के लिए होता ही नहीं है। जीरो का लॉग जीरो का मान माइनस अनंत हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, आपने लॉग लिया 2 आधार पर 8 का, तो क्या आना चाहिए? 3। अर्थात इस आधार पे आप 3 घात लगाओगे तो 8 मिलेगा। समझ में आ गया? तो घातांक इसमें निकाल दिया। अब यहाँ विचार करते हैं, आपने कह दिया किसी भी आधार पे जब 0 घात लगाते हैं तो कि 1 आता है। क्यों आता है? हम ढूंढना चाहते हैं। हम इसे लघुगणक के रूप में लिखना चाहते हैं, हमें पता नहीं क्या, हमें नहीं पता क्या, हम ज्ञात करना चाहते हैं, ठीक है। आपने 1 कह दिया है, तो लॉग पर देखिए यहां पर कोई भी आधार रहा होगा, आधार a+ भी है आपका। इस समय मैं तो केवल आधार लिख देता हूं, कोई भी आधार रहा होगा। आपने कहा वैल्यू 1 आती है, आपने बताया मुझे तो मान 1 आता है। लेकिन 1 मान कौन सी चीज है? यही तो है 1, वैल्यू ही तो 1 आ रही है। मान लिए आधार पे, अब यहाँ पर किसका लिया आपने? 2 की पावर 0 का मान ही तो 1 बताया। तो ये जो वैल्यू है ये कहाँ डाली जाएगी? लघुगणक के अंतर्गत, तभी तो आनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने ये वैल्यू डाल दी, लॉग 1 का मान निकालूंगा। आप बता रहे हो 0, यही तो मतलब कहा, यही तो बता रहे हो। लॉग 1 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। समझना बात ध्यान से। अब यहाँ आधार जो भी रहेगा इस पे आप इसे लगा दो 0। लेकिन मान लीजिए आधार आपने कह दिया 0 ले लिया, और 0 पर मैंने 0 पावर लगा दी। अब क्या आएगा भाई? आपने जवाब दिया कि आप 0 घात लगाओगे तो 1 आ जाएगा। मैंने आपकी बात मान ली, चलो 1 आ जाएगा। लेकिन मैंने आधार को ही 0 ले लिया, 0 पावर तो अब भी है, लेकिन क्या 1 आएगा? क्यों? इससे पहले आपको पढ़ाया गया है कि 0 की कोई भी घात लगा दो, आना चाहिए 0। ये भी तो आपको पढ़ाया गया है। और ये भी आपको पढ़ाया गया है किसी शून्य राशि की घात 0 लगा दो तो आना चाहिए 1। दोनों ही बात तुम्हें पढ़ा दी गई है, लेकिन अधूरी पढ़ाई है। वास्तविकता ये है, किसी अशून्य आधार पर जब शून्य घात लगाओगे तभी 1 आधार कैसा होना चाहिए? अशून्य होना चाहिए। समझ में आ गई बात? क्यों? लॉग 1 का मान क्या होता है? 0 होता है। इसे लघुगणक के द्वारा, जब लघुगणक सारणी से आप कहोगे ये कैसे निकाले जाते हैं मान, तो वो तो मैं बता नहीं सकता आपको। क्यों नहीं बता सकता? क्योंकि लघुगणक सारणी से मान ज्ञात किए जाते हैं अलग अलग आधार पर। 10 आधार पे मान अलग होंगे, ई आधार पे जिसे प्राकृतिक आधार कहते हैं मान अलग होते हैं। तो ये मान तो केवल लॉगरिथमिक टेबल होती है, लघुगणक सारणी से ज्ञात किए जाते हैं। समझ गए ना? तो वहां से हमने देखा कि log 1 का मान आप किसी अशून्य आधार पर निकालते हो तो क्या आता है? 0 आता है।
तो इसको जब घातांक रूप में बदल दिया तो आधार पे आप 0 पावर लगाओगे तो क्या हो जाएगा 1। यहाँ पर कोई भी आधार आपने ले लिया, जैसे इस वक्त आपका आधार a प्लस बी बोल रहा है, a प्लस बी ले लिया आपने आधार, तब ये क्या हो जाएगा घातांक रूप में कन्वर्ट करोगे तो आधार पर लगाओगे घात, ये घात है आपकी तो क्या आ जाना चाहिए 1। क्लियर हो गया। लेकिन ध्यान रखा जाए आधार कैसा होना चाहिए अशून्य। क्लियर होगी बात। तो इसका मान क्या होना चाहिए 1। तो इधर मैं इसकी वैल्यू लिखूंगा, प्रसार की पद लिखूंगा, फिर आप विचार करना, घबराने की जरूरत नहीं है। किसी भी चीज को तब तक जानो जब तक उसे पूरी तरह समझ नहीं ले। अधूरा ज्ञान कष्टदायी होता है। अधूरे ज्ञान से तो ज्ञान का नहीं होना ही भला है, नहीं होना ही अच्छा है। देखिए क्या आएगा 1। क्लियर। अब आप a प्लस बी की होल पावर क्या ऊपर कर रहे हो 1। एक घात को लिखा नहीं जाता, जब आपको घात वहां पर दिखाई नहीं दे तो क्या मानते हैं 1 मानते हैं। क्लियर 1 मानते हैं। अब बताइए क्या आएगा। आपको ये भी पता है कि एक घात लगाने से आधार वैसा का वैसा आ जाएगा। a प्लस बी पर घात लगाएंगे हम तो वास्तविक रूप में जो पढ़ाई है वो सूत्र लिख के क्वेश्चन करना नहीं है, डेरिवेशन ही है। मेन पार्ट मैथमेटिक्स का डेरिवेशन जिसकी समझ में आ गया सूत्र लिख के क्वेश्चन तो कोई भी कर लेगा। a प्लस बी की होल पावर 2 यहाँ पर ओपन की मैंने, तो क्या आएगा ये बाद में बताऊंगा कैसे आएगा, ये तो तुम्हें यहाँ तक कमांड है ना आपकी, तो सीधा लिख रहा हूँ। प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आएगा। देखते जाना a प्लस बी पे जब आप 3 पावर यूज करोगे तब क्या आएगा a क्यूब प्लस, कुछ बच्चों की कमांड में है कुछ की कमांड में नहीं है, लेकिन अभी सबकी कमांड में आ जाएगा प्लस बी क्यूब। ठीक है, यहाँ आपकी क्षमता है क्योंकि आपने रट रखा है। इससे आगे भी जाऊंगा मैं, a प्लस बी की होल पावर 4 लूंगा। अब मैं तो लिखता जाऊंगा, आप रुक जाओगे। ऐसा क्या है मेरे पास जो मैं लिखता जा रहा हूं आप रुक जाते हो, यही तो बाइनोमियल थ्योरम है। प्लस 4 a क्यूब b प्लस 6 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4 a b क्यूब प्लस b की पावर 4, a प्लस बी की होल पावर 5 लूंगा तब क्या आएगा a की पावर 5 प्लस 5 a की पावर 4b प्लस 10 a क्यूब b स्क्वायर प्लस 10 a स्क्वायर b क्यूब प्लस 5 a b की पावर 4 प्लस b की पावर 5, a प्लस बी की होल पावर 6 लोगे। अब आप भ्रमित हो चुके हैं, अब तक आप भ्रमित हो गए कि सर आप कैसे लिखते चले जाते हो, ऐसा क्या है आपके पास जो हमारे पास नहीं है, वही तुम्हारे पास अब आने वाला है। देखिए कैसे लिखता चला जाता हूं मैं। पहले तो विशेषता नोट करें आप, आपने घात लगाई है 0, कोई भी होल नंबर, सबसे छोटा होल नंबर 0 है, 0 घात लगा दिया आपने। पदों की संख्या गिन के बताइए कितने पद हो गए हैं 1। घात जब 1 लगाइए तब पद कितने हैं आपके पास 2। घात मैंने 2 लगाई है तो पद कितने हैं आपके पास 3। समझदार इतने में ही समझ गया। मैं क्या क्वेश्चन करूंगा अभी आपसे, घात जब मैं n लगाऊंगा तो पद कितने होने चाहिए 1 अधिक हो जाता है घात से, n+1 होने चाहिए। आप समझ गए। तो जैसे ही मैं घात लगाऊंगा तो पद तो मुझे पहले से ही पता चल जाता है इतने पद होने चाहिए, तो पद तो मैं इसलिए नहीं भूलता, मुझे पता है कि इतने पद आने चाहिए। क्लियर होगी बात यहाँ तक? ठीक है। अब दूसरी समस्या देखते हैं घात वाली। जो भी घात आप यहाँ पर लगा रहे हो, 0 घात पर तो 1 हो ही जाता है, a और b दिखाई ही नहीं देता है, आधार आपको दिखता ही नहीं है। जो भी घात लगाते हैं वो पहले पद पे आ रही है। देखिए पहले पद पे आ रही है, पूरी सिस्टम नोट कीजिए, पहले पद पे आ रही है। क्लियर। फिर होता क्या है उसके बाद दूसरे पद के लिए, एक कम हो जाती है दूसरे पे चली जाती है। इस वक्त इसका क्या है, b पर घात 0 है ना, 0 है,
एक बी पर चली जाती है, फिर दोनों बी पर चली जाती है, अर्थात पहले पद पर पूरी घात आती है, एक एक कम होते हुए दूसरे पद पर चली जाती है, एट लास्ट पूरी पावर दूसरे पद पर चली जाती है, परंतु प्रत्येक पद में एक कम होते हुए। समझ में आ गई बात? ये समस्या भी खत्म हो गई आपकी। अब आपसे 6 पावर के लिए लिखवाऊं तो एक ही समस्या आपकी रह जाती है, ये गुणांक कैसे आ रहे हैं। अब आपकी ये समस्या तो खत्म हो गई पावर वाली, और आप आसानी से बता दोगे a की पावर 6। अब बताइए, गुणांक आप छोड़ दीजिए, वो बात की बात है, आप तो सीधा गुणांकों का स्थान छोड़िए, सीधा घात मेंटेन कीजिए। तो a की पावर 5 b प्लस a की पावर 4 b स्क्वायर प्लस a क्यूब b क्यूब प्लस a स्क्वायर b4 प्लस a b की पावर 5 प्लस b की पावर 6। इतना आ गया आपको लिखना, यहाँ तक तो आ गया। अब समस्या रह गई है केवल ये संख्या कैसे आएगी, इनकी गुणांक कहलाती है, गुणांक पदों, तो पदों के गुणांक कैसे आए। अब इस समस्या के लिए सबसे पहले कार्य किया था फ्रांसीसी मैथमेटिशियन ब्लासे पास्कल, वो थे आपके ब्लासे पास्कल। कौन थे वो? ब्लासे पास्कल, फ्रांसीसी मैथमेटिशियन थे। इन्होंने इन गुणांकों के लिए कार्य किया था, गुणांक प्राप्त करने की कोशिश की थी, परंतु इनका जो नियम मेथड था, जो इनकी विधि थी, वो इतनी लेंदी हो गई कि डायरेक्ट अगर हमें 6 पावर 8 पावर किसी बड़ी घात के प्रसार को ओपन करना होता तो गुणांक लाने में काफी समय लगता। अभी चर्चा करेंगे इनकी विधि पर, तो इसलिए उस विधि को फिर आगे यूज में नहीं लिया गया। उसके बाद हमने सीधा किसका प्रयोग कर दिया, जो आप पढ़ के आए हो, कॉम्बिनेशन, एनसीआर। तो एनसीआर के द्वारा एडजस्ट कर दिए गए। तो पहले देख तो लें एक बार ब्लासे पास्कल की क्या स्कीम थी, देखना तो चाहिए, भले ही हम उसका प्रयोग नहीं करेंगे पर देखना तो चाहिए। तो देख लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले नोट करें, पहले पद का गुणांक हमेशा क्या हो रहा है, 1 हो रहा है, 1 हो रहा है। अंतिम पद का गुणांक भी क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। 5 तक मैंने लिख रखे हैं। प्रथम पद का प्रारंभ से देखिए, अंत से देखिए, प्रारंभ से देखिए, अंत से देखिए, गुणांक आपको समान मिल रहे होंगे। पहले पद का देखिए, अंतिम पद का देखिए, दूसरे नंबर इधर से देखिए, दूसरा नंबर इधर से देखिए, तीसरा नंबर इधर से देखिए, तीसरा नंबर उधर से देखिए। अब आप कहोगे जब 4 घात होगी तो पदों की संख्या 5 विषम हो जाएगी, तब तो मध्य पद एक ही होगा, बिल्कुल एक ही होगा। तो इसमें देखिए 4 घात, प्रारंभ से देखिए, अंत से देखिए, फर्स्ट, फिर एक ही होगा, तो एक ही मिल जाएगा। अगर दोनों ओर से गुणांक कैसे आ रहे हैं, समान आ रहे हैं, तो हमारी समस्या केवल कहां तक है, मध्य पद तक। कहां तक पहुंचना है हमें गुणांक लेकर के, मध्य पद तक पहुंचना है। मध्य पद के बाद तो हम उन्हीं गुणांकों को घटते क्रम में लिख देंगे। इधर से हम बढ़ते क्रम में जाएंगे, जैसे ही मध्य पद पे, मिडिल टर्म पे पहुंचेंगे तो हम घटते क्रम में उन्हीं को लिख देंगे। तो हमें गुणांक केवल कहां तक लिखने चाहिए, मध्य पद तक। जब घात कैसी होगी आपकी, सम, तो पदों की संख्या कैसी हो जाएगी, विषम। विषम होगी तो मध्य पद एक ही होगा, यूनिक होगा, अद्वितीय होगा कि नहीं होगा, जानते हो इतना तो आपने माध्यक पढ़ा है, माध्यक पढ़ा है कक्षा 10 में। तो मध्य पद वहां पर ज्ञात करते थे, जो पदों की संख्या आपकी विषम होती तो एक ही मध्य पद होता था। कैसे निकालते थे, एक जोड़ के आधा कर देते। n अगर विषम है तो n+1/2 पद ही माध्यक हो जाता था, मध्य पद हो जाता था। अथवा दूसरी स्थिति में सोचिए, जब पदों की संख्या आपकी सम आ जाती तो मध्य पद हुआ करते थे, तब आप क्या करते थे, n/2 होता, एक उससे आगे वाला होता। समझ गए ना। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, मध्य पद की बात अभी करेंगे बाद में, पहले यहाँ पर इस बात को समझें। तो 2 मध्य पद होंगे। अब गुणांक में लिख रहा हूँ पास्कल के अनुसार, ठीक है। तो देखिए इस सिस्टम को यहाँ से समझिए, या तो ऐसा लिखा रहने दें, इसी में समझा देता हूँ। ए बी को हटा के क्या रखूं, इनके गुणांक आप जोड़िए, मिल गया अगला गुणांक। अब देखिए इनके गुणांक आप जोड़िए, मिल गया अगला गुणांक।
ये आप एक एक पहले बता दिया आपको, एक एक लिख ही लोगे उधर तो, क्योंकि 1 और 1 है उधर तो सीधा। फिर आप इन दोनों गुणांकों को जोड़िए, इसके गुणांक 2 है ना, इसका 1 है, ये मिल जाएगा अपने आप, मिल गया, ठीक है। वो तो एक एक आपने लिख ही दिया पहले ही, प्रारंभ और अंतिम पद का तो आपने लिख ही दिया। फिर आपको अगला गुणांक चाहिए तो इनके गुणांकों को आप जोड़िए, मिल गया। ये दोनों गुणांक की बात कर रहा हूं ना मैं, गुणांक जोड़िए। अब मैं क्या अलग से बनाऊं, मिल गया, 3 और 3 6। फिर देखिए आप आगे 3 और 1 मिल गया। तो ये पास्कल त्रिभुज नियम कहलाएगा, पास्कल त्रिभुज नियम, त्रिभुज नियम में जोड़ रहा हूं मैं। इसी प्रकार से अब आप सीधा इसका गुणांक एक भरना चाहो तो कैसे भर दोगे बताओ, या क्या आना चाहिए, इसका गुणांक लीजिए 1 है, आ गया ऑटोमेटिक 6। अब आप इसका गुणांक भरना चाहते हो तो यहाँ से गुणांक लोगे ना, ऐसे गुणांक लीजिए, बताइए क्या आना चाहिए, यहाँ पर आ गया अपने आप गुणांक आपका। फिर आपके पास इन दोनों गुणांकों को लेकर के यहाँ लाओगे, बताओ क्या आना चाहिए, आ गया अपने आप 20। इसके बाद आपका गुणांक आप तो समझिए मध्य पद पर आ गए तो लौटते हुए चले जाओ, तो आपके पास 15 आ जाएगा, और फिर आपके पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा इधर। क्लियर, आ गए। लेकिन आपसे डायरेक्ट अगर 10 पावर के लिए लिखवा लिया जाए, 20 से पूरा सिस्टम निकाल लिया जाए, तो क्या आप इस विधि से लिख पाओगे, नहीं लिख पाओगे, आपको पुनः यहीं से चल के आना पड़ेगा, तो काफी लंबा मेथड हो गया, तो इसका यूज नहीं करेंगे। तो अब दूसरा सिस्टम अप्लाई कर रहे हैं, समझना ध्यान से। जैसे 6 पावर पर अप्लाई कर रहा हूँ, इसका गुणांक लिख रहा हूँ 6C0, गुणांक अलग लिख रहा हूँ 6C0, क्या यही गुणांक है, क्या इसकी वैल्यू 1 होती है, 6C1 क्या इसकी वैल्यू 6 है, 6C2 क्या वैल्यू 15 है, यस, 6C4 वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, 6C5 क्या वास्तव में 65 इसके बराबर होगी, देखो 5 और कितना हो गया 0 1 3 रह गया, 3 रह गया ना। अब देखिए यहाँ पर 6C0 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, 6C1 की वैल्यू 6 होगी, 6C2 की वैल्यू हो जाएगी 15, यहाँ पर 6C3 की वैल्यू भी 20 हो जाएगी। फिर आप देखते हो NCR इक्वल NCN-R, आपको एक फॉर्मूला दिया था NCR इक्वल NCN-R, तो यहाँ पर 6 और 4 का अंतर कितना है 2, तो इसकी वैल्यू होनी चाहिए 6C2 के, आगे अपने आप लौट के वही वैल्यू, तो ये वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी यहाँ पर 6C3 6C2 15 हो गई, और ये वैल्यू आपकी 6C5 इसके बराबर होगी 6C1, 6 और 5 का अंतर 1 हो गया, 6C1 लौट के आ गई वही वैल्यू। फिर आपकी ये वैल्यू क्या हो जाएगी 6C6, n की वैल्यू 6, r की वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकती है n के ऊपर, 6 से ज्यादा तो ले नहीं सकते आप, कम से कम क्या ले सकते हो 0 ले सकते हो, तो 0 से कहां तक होती है r की लिमिट n तक। क्लियर। अब आप इसके गुणांक देखें यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा, आपकी पावर कितनी है यहाँ पर 1C0 1C1, दोनों की वैल्यू हो गया। अब तुम कहोगे यहाँ कैसे आएगा 1, 0C0 क्या वैल्यू आएगी 1, 0C0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। क्लियर। इसके गुणांक लेने हैं आपको 2C0 2C1 2C2। क्लियर। और द्विपद गुणांक व्यापक रूप में क्या हो गई, व्यापक रूप लिख दूंगा मैं, तो सीधी बात ये हो गई NC0 से NC1 NC2 ऐसे चलते जाओगे, एट लास्ट NCN, ऐसे चलेंगे आपके द्विपद गुणांक। अब कोई समस्या आपके सामने नहीं है, आप किसी भी दांत के लिए प्रसार करने में सक्षम हो। इसकी कुछ विशेषताओं को, कुछ गुण धर्मों को जान लीजिए। तो देखिए क्या गुण धर्म है यहाँ पर। एक विशेषता मैंने अभी आपको बताई, घात से पदों की संख्या 1 अधिक होती है,
घातांक यदि आपका सम है तो पद विषम हो जाएंगे, विषम है तो सम हो जाएंगे। मध्य पद आप जानते हो, सम की स्थिति में दो, विषम की स्थिति में, लेकिन घात के अनुसार देखोगे तो उल्टा। क्यों? घात और पद में उल्टा संबंध है, सम से विषम हो जाते हैं। यदि घातांक आपका सम है तो मध्य पद कितने होंगे? एक। घातांक से उल्टा देखिए, घातांक यदि आपका विषम है तो मध्य पद कितने होंगे? 2। अब दोनों पदों को देख लेते हैं आप कैसे फाइंड करोगे। मान लीजिए आपका घातांक n, मान लेते हैं n है, n मैंने कैसा दे दिया आपको? सम। तब मध्य पद का नंबर बताइए, कौन से नंबर वाला पद मध्य पद? कैसे निकालोगे आप? उसका नंबर निकालिए। अब आप पदों की संख्या पे जाए पहले, तो पदों की संख्या n+1 होगी ना। पदों की संख्या आपकी n+1 होगी। n+1 कैसा बन चुका है? विषम। और बन चुका है, विषम बन चुका है, तो एक जोड़ के ही तो आधा करोगे, एक ही तो आएगा मध्य पद, तो इसमें एक जोड़ के ही तो आधा करते हैं आप, ऐसे ही तो निकालते हैं। तो कौन सा पद आएगा बताओ? n+2/2 पद, यही मध्य पद आ जाएगा। क्लियर? लेकिन अगर आपके n का मान कैसा हो जाता है? विषम। मान लीजिए आपका n कैसा हो चुका है? विषम। तब क्या करोगे? तब पद कितने हो जाएंगे? 2। क्यों? सम बन जाएगी ना पदों की संख्या। तो पदों की संख्या आपकी n+1 से एक सम संख्या है, तब आप इसे डायरेक्ट आधा करते हो, एक आगे वाला लेते हैं। तो एक तो ये होगा, एक आप इसमें क्या करोगे? आगे वाला लेने के लिए एक जोड़ोगे, एलसीएम लोगे, तब ये सॉल्व होके क्या हो जाएगा? n+3/2। तो एलसीएम लेते n+3/2, डायरेक्ट फाइंड करोगे तो n+1/2, n+3/2। 2 मध्य पद होंगे तब तो ये नंबर होगा उनका, एक मध्य पद होगा तब उसका नंबर ये। क्लियर? ये मध्य पद का सीधा नंबर पता चल जाएगा, कौन से नंबर वाला पद आपका मिडिल टर्म। प्रारंभ से वो अंत से पदों के गुणांक कैसे रहेंगे? समान। दूसरी विशेषता क्या है? प्रत्येक पद में a तथा b की घातांकों का योगफल कैसा रहता है? स्थिर। वो n के युगल ही रहता है। देखिए यहां, देखिए दोनों की घात जोड़ दीजिए, 3। यहाँ a की घात 0 है, 3 घातों का योग स्थिर रह रहा है। समझ में आ गई बात? अब तीसरी विशेषता देख लीजिए और देखिए, और विशेषता क्या है इसकी? देखो आपका जैसे मिडिल टर्म में ये है, यहां पर 20 है, एक ही है मिडिल टर्म। मिडिल टर्म से आप इधर चलिए या इधर चलिए, लेफ्ट में जाइए या राइट में जाइए, क्या पाओगे आप? गुणांक तो वही लिख दोगे, मिडिल टर्म तक आओगे, उसके बाद गुणांकों को उसी घटते हुए क्रम में, इधर बढ़ते हुए क्रम में आ रहे हैं, वापस घटते हुए क्रम में लिखना शुरू कर दोगे। घात में भी देखिए, पूरी घात पहले पद पे आ जाएगी, एक एक करके घटाते हुए पूरी घात कहाँ आ जाएगी? बी। अगर इधर से घात को मेंटेन कर रहे हो तो उधर पे एक एक बढ़ती हुई चली जाएगी, बी पे घटती हुई चली जाएगी। तो ये आपको द्विपद प्रसार समझ में आ गया। इस प्रसार को ही हम द्विपद प्रमेय के नाम से जानते हैं। क्लियर? अब लिख लेते हैं एक बार, तो मैं तो केवल लिखूंगा, है? अब बता दोगे तो लिख लूंगा, नहीं तो नहीं लिखूंगा। देखता हूँ बता दोगे कि नहीं, आपने क्या सीखा है, पता भी तो चलना चाहिए, तो समझ में आया है कि नहीं आया है। चलो ठीक है, देखते हैं। a+b⁴n, n यहाँ पर कोई भी होल नंबर है। मैं एक व्यापक सूत्र लिखना चाहता हूँ, ठीक है? अब आपको एक प्रसार लिखना है प्रथम पद से, इस प्रकार से गुणांकों को शो करते हुए लिखना है, बाद में जो भी होगा वो कर लेना। गुणांकों को शो करते हुए लिखना, तो गुणांक क्या आना चाहिए? n से 0 आना चाहिए। क्लियर? मैं तो ये लिखूंगा, आपको बताना पड़ेगा a की घात उस समय क्या हो गई है, बताइए। a की पावर क्या है? आप देख रहे हो a की पावर n, तो b की पावर क्या है? b की पावर पहले पद में क्या दिखाई दे रही है आपको? 0 है।
तो अगले पद के लिए मेंटेन कैसे करोगे? इसे मैंने b लिख दिया, b की पावर आपने बता दी 0 है, यहाँ पर आपने पावर n बता दी, तो ये 0 पावर यहाँ तो मैंने लिख दी, यहाँ पर मैंने n पावर लिखी, तो इसमें कमी कितने की आई है? 0 की। समझ में आई बात? अगला पद लिखिए nc1, अब क्या हो जाना चाहिए? a की पावर n-1 तब b की पावर 1 शो कर रहा हूं ना मैं पहले का, प्लस nc2, a की घात क्या आ जाएगी? n-2, b की पावर 2। अब तुम समझदार हो गए होंगे। तो मैं यहाँ पर कोई r मान लो, यहाँ पर 0, 1, 2 पद संख्या कौन सी है? 1 r की वैल्यू क्या है? NCR मानते हो ना, मैं r मान लेता हूं। r की वैल्यू तब क्या है? 0। पद संख्या कौन सी है? 2। r की वैल्यू क्या है? 1। पद संख्या 3, r की वैल्यू 1 कम। सीधा समझ गए ना? तो यहाँ पर कोई r वां पद लिख रहा हूं मैं, r वां पद, तो पद संख्या क्या हो जाएगी? r-1। अगर मैं r+1 वां पद लिखूं तब r हो जाएगा, 1 कम है। तो मैं कोई r+1 वां पद यहाँ पर लिखना चाहता हूं, तो NCR। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? a की पावर n-r, b की पावर r, यही तो हो जाएगा। ये तो आगे तक चलेगा। एट लास्ट पद क्या होगा? NCN, इससे पहले भी पद रहे होंगे, a की पावर n-n, b की पावर n, हो गई a की पावर 0, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, रह गया b की पावर n। यहाँ पर देखिए आप, NC0 की वैल्यू 1 हो गई, ये 1 हो गई, रह गया a की पावर n। समझ में आ गया? NC1 की वैल्यू हमेशा n आती है, इसे आप डायरेक्ट जानते हो। यहाँ से आप प्रसार करना शुरू करो, यहाँ डायरेक्ट जानते हो। समझ में आ गया पूरा सिस्टम? अब इसे मैं संक्षिप्त में लिखना चाहता हूँ, शॉर्ट, तो लिखिए ये वैल्यू हमेशा 1 होगी, चाहे n का मान कुछ भी रहा हो, ये वैल्यू हमेशा 1 होगी। b कोई भी अशून्य राशि रही हो, तब आप केवल क्या लिख दोगे? यहाँ पर a की पावर n ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगले स्टेप में आपको पता है n की वैल्यू या कुछ भी रही हो, आप कहोगे 0 रही हो, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर दूसरा पद क्यों आएगा? समझ गए ना? तो क्या आएगा? यहाँ पर n ही आएगा, a की पावर 1 कम होनी है, n-1 यहाँ तो शो करोगे, पर b की पावर शो नहीं करते, आप जानते हैं, 1 पावर को शो नहीं करते। प्लस अगला स्टेप आपका क्या रहेगा? NC2, a की पावर n-2, b की पावर 2, ऐसे चलता जाएगा। एट लास्ट आपका लास्ट ऑफर है NCN का मान हमेशा 1 आएगा, a की पावर n-1, n-n 0 हो जाएगा, तो केवल आप क्या शो करोगे? b की पावर। क्लियर? ये समझ में आया यहाँ तक? ठीक है। अब इससे आगे वाला पद आपको बताना होगा, आप बता दोगे तो आगे कोशिश करूंगा। मैं आपकी क्लास यही ड्रॉप, देखो बताते हो। NCR, a की पावर n-r, b की पावर r। बताइए इस पद का नंबर क्या है? कौन से नंबर का पद है? जैसे ये पहला नंबर है, ये दूसरे नंबर वाला पद है, टर्म ऑफ 2 है, टर्म ऑफ 3 है, ये टर्म ऑफ क्या है? r+1। आप देख रहे हो, जब यह 0 है तो पद संख्या 0 + 1, यहाँ पर 1 + 1, तो यहाँ पर 2 + 1, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका r+1। तो जो r+1 है वो इसका व्यापक पद कहलाता है, जनरल टर्म कहलाता है, व्यापक पद। इससे हम किसी भी पद को सीधा ज्ञात कर पाएंगे। जैसे हमसे 5वां पद पूछ लिया, 6वां पद पूछ लिया, प्रसार का, प्रसार के अंतर्गत बहुत पद है, हमसे कोई पद डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, क्या हम पूरा प्रसार करने के लिए बैठेंगे? उसी पद को सीधा ज्ञात करते हैं। समझ गए ना? r का मान उसमें 1 कम डाल देंगे पद संख्या से। तो ये व्यापक पद लिख रहा हूं मैं। इसका व्यापक पद लिखने से पहले अगर मैंने एक ही स्थान पर 1 लगा दिया, ठीक है, ऐसा कर दिया, तब आप बताइए क्या रह जाएगा प्रसार? जहां आपको a दिख रहा है आप 1 कर दीजिए, ये लिखा हुआ है आपका प्रसार, 1 लगा दीजिए। यहाँ a दिख रहा है तब क्या आएगा बताओ? 1।
ए की पावर कुछ भी हो एक आता है, कुछ भी हो का मतलब ये नहीं है कि इनफाइनाइट हो, फिर तो अनिर्धारित हो जाता है, इंडिटरमिनेंट हो जाता है। एक मैं तो होल नंबर की बात कर रहा हूँ, प्लस यहाँ क्या रह जाएगा बताओ, आपने एक ही स्थान पे एक लगा दिया तो एक को हटा दो सीधा, तो एन भी रह जाएगा आपके पास, यहाँ पर एन सी टू बी स्क्वायर प्लस अप टू व्यापक पद बीच में अभी लिख नहीं रहा, मैं लास्ट लिख रहा हूँ, तो बी की पावर एन, यही रह जाएगा ना, क्लियर। अगर यहाँ पर माइनस आ गया, मान लीजिए आपका यहाँ माइनस आ जाता है, तब क्या हो जाएगा, तब आप देख रहे हो यहाँ तो एक ही रहेगा, लेकिन यहाँ b की पावर एक आएगी, माइनस हो जाएगा, यहाँ b की पावर 2 आएगी, प्लस हो जाएगा समघातांक। तो अल्टरनेट कैसे चलने, एकांतर क्रम में चलने लगेगा आपका, ये तो माइनस हो जाएगा, फिर प्लस, फिर अगला स्टेप माइनस हो जाएगा, फिर प्लस माइनस, जैसी स्थिति सम विषम की बनती जाएगी चलने लगेगी। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। उस स्थिति में आप इसका सीधा प्रयोग कर सकते हैं। अब व्यापक पद लिख रहा हूं मैं, इसका व्यापक पद जनरल टर्म। तो व्यापक पद कौन सा पद है, अभी आपको बताया r+1वां पद है। आप सोच रहे होंगे r+1वां पद ही व्यापक क्यों माना है, इसलिए माना है आपका फॉर्मूला में गुणांक क्या थे, NCR। व्यापक पद कौन सा पद कहलाता है, r+1वां पद। इससे हम किसी भी पद को सीधा ज्ञात कर पाएंगे। तो क्या होना चाहिए, NCR, a की पावर n माइनस r, b की पावर r। ये कौन सा पद कहलाता है प्रसार का, व्यापक पद। समझ में आ रही है बात। तो आपको प्रसार भी समझ में आ गया, क्या है द्विपद प्रसार, ये द्विपद क्यों कहलाता है, ये बात भी समझ में आ गई। व्यापक पद भी समझ में आ गया। बायनोमियल की जो भी थ्योरी है वो पूरी हो गई है। ऐसा नहीं होगा 8.1 के लिए अलग, 8.2 के लिए अलग, ऐसा कुछ नहीं। थ्योरी एक बार में आपकी कंप्लीट है। अब मैं आपको कुछ विशेष बातों की ओर ले चलता हूँ। तो चलिए बाद में लिखेंगे, अब क्यों लिखने, ये तो डेरिवेशन चल रहा है, आनंद लो डेरिवेशन में गणित का है, लिखोगे तब मैं थ्योरी लिखा दूंगा। देखो यहां पर एक बात बताओ, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 ऐसे आपके गुणांक चल रहे हैं, बीच में NCR कोई व्यापक लिख देता हूं, प्लस अप टू NCN तक आप जा सकते हो। n से n से ज्यादा कैसे प्राप्त कर लोगे, r की वैल्यू 0 से n होती है। इन सभी को यदि जोड़ दिया जाए, इन सभी को जोड़ दिया जाए, कैसे जोड़ोगे, मैं आपसे कह दूं अभी इन सबको जोड़ दो, 6, 15, 20, 15, 6, 1 सभी गुणांकों को जोड़ दो, तो आपको काफी टाइम लगेगा जोड़ने में, लेकिन मुझे नहीं लगेगा, सेकंडों में जोड़ दो। अब तुम कहोगे आपके पास ऐसा क्या सिस्टम है, द्विपद गुणांक कहलाते हैं। ये जो लिखे हुए हैं आपके NC0 से NCN, ये क्या कहलाते हैं, बाइनोमियल कोफिशिएंट, अर्थात द्विपद गुणांक कहलाते हैं। सभी द्विपद गुणांकों का योग कितना होता है हम देखना चाहते हैं, सीधा देखें तो देख लेते हैं। एक बात आपको बता दूं, सम स्थानों के द्विपद गुणांक एवं विषम स्थानों के द्विपद गुणांकों का योग बराबर होगा। देखें, देखिए विषम स्थान पढ़ा पहले नंबर का, फिर विषम स्थान, फिर आपका विषम स्थान, फिर विषम स्थान, जोड़िए सबको, फिर सम स्थान वाले जोड़ लीजिए, बराबर होगा। अब मैं इनको एक साथ जोड़ना चाहता हूँ, चलो जोड़ता हूँ। आपने प्रसार देखा है a+b की होल पावर n, मैं वहां क्या कर देता हूँ, इसी में देख लेता हूँ, b के स्थान पर भी बल लगा देता हूँ, लगा दूं, b के स्थान पर बल लगा दूंगा, तब आपके पास केवल क्या रह जाएगा बताओ। आपने अभी एक फॉर्मूला देखा है a+b की होल पावर n, क्या था, NC0, हटाओ इसे, अब तो तुम समझदार हो गए हो। NC0 चलो लिख देता, मन कर रहा है, यही तो देखा है, प्लस NC1 a की पावर n-1, b की पावर 1, NC2 n-2 b स्क्वायर प्लस, ऐसे देखते हैं एट लास्ट क्या देखा है आपने, NCN a की पावर n-1 b की पावर n। मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, a और b के स्थान पर क्या लगा देता हूँ, 1, तो इधर क्या रह जाएगा, ये रह जाएगा,
a प्लस बी 1 प्लस 1 की होल पावर n हो जाएगी आपकी। ठीक है, अब बताओ इधर a के स्थान पर 1, b के स्थान पर 1 लगाते जाओ, तब यह क्या बचेगा आपके पास nc0 प्लस यहाँ पर क्या रह जाएगा nc1, ये nc2 अब टू एट लास्ट क्या रह जाएगा आपके पास, सभी द्विपद गुणांकों का योग हो गया। कितना आ गया बताओ, कितना हो गया 2 की पावर n, कितना हो गया ये 2 की पावर n, सभी द्विपद गुणांकों का योगफल कितना आ गया 2 की पावर n। तो सीधा आप 2 की पावर 6 कर दो, 2 की पावर 6 कितना हो जाएगा, ये सभी द्विपद गुणांक आपके जुड़ जाएंगे। ठीक है, अगर आपको सम स्थानों वालों का योग करना है या विषम स्थान वाले द्विपद गुणांकों को जोड़ना है तो क्या करते हैं, आधा कर दो, बराबर होते हैं। आधा करोगे 2 की पावर n का आधा होगा तो कितना बचेगा 2 की पावर n माइनस 1, 2 का भाग दोगे तो 2 की पावर 1 ऊपर ले जाओगे तो 1 कम हो जाएगा, समझ गए ना। तो अगर समस्थान वाले द्विपद गुणांकों का योग करना है अथवा विषम स्थान वाले द्विपद गुणांकों का योगफल करना है तब 2 की पावर n माइनस 1 हो जाएगा। सभी द्विपद गुणांकों का योगफल कितना होता है 2 की घात n। मैंने दोनों ओर a और b की वैल्यू क्या लगा दी है 1। आप जानते हो समीकरण का नियम, समीकरण में दोनों पक्षों में कुछ भी समान राशि प्रतिस्थापित की जा सकती है। क्लियर, तो 2 की पावर n से सीधा द्विपद गुणांकों का योगफल प्राप्त होता है। ये आपकी थ्योरी कंप्लीट हो जाती है, डेरिवेशन पूरा हो गया, कौन सी चीज कहां से आई है आपको पता चल गया। अब आपकी थ्योरी लिखा दी जाएगी, पूरी थ्योरी लिखवाने के बाद आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है, ठीक है, आज के लिए डेरिवेशन समझ में आ गया।